कहते हैं प्यार में भरोसे का होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब यही भरोसा टूटता है तो रिश्ता इतना खतरनाक मोड़ ले सकता है कि इंसान अपने जीवन साथी की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाता। मेरठ का सौरभ मर्डर केस ऐसी ही एक सच्ची घटना है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। सौरभ एक सीधा साधा मेहनती इंसान जो लंदन में काम करके अपनी पत्नी और बेटी को बेहतर जिंदगी देना चाहता था। मुस्कान सौरभ की पत्नी जो दिखने में मासूम थी लेकिन दिल में खतरनाक इरादे छिपाए बैठी थी। साहिल मुस्कान का स्कूल का पुराना दोस्त, जो उसका प्रेमी, जो हवस के लालच में अंधा हो चुका था। मुस्कान, मैं अगले महीने छुट्टी पर आ रहा हूँ। तुम्हें और पीहू को बहुत मिस कर रहा हूँ। हाँ सौरभ, हम भी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। इतनी उदासी से कहोगी तो मैं कैसे आऊंगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रही हो मुझे बुलाकर। अरे मजाक कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम भी मेरे लिए बहुत उदास हो, और हमारी बेटी पीहू का 6ठा जन्मदिन है तो मुझे तो आना ही था, इसीलिए मैं पक्का आ रहा हूँ। मुस्कान की आवाज में वो गर्मजोशी नहीं थी जो सौरभ ने पहले महसूस की थी। लंदन में काम कर रहे सौरभ को पता नहीं था कि उसकी गैर मौजूदगी में मुस्कान का दिल किसी और के लिए धड़कने लग गया था, जिसका नाम था साहिल। मुस्कान और साहिल ने मेरठ के एक स्कूल में साथ में पढ़ाई की थी। 8वीं तक दोनों साथ में थे, फिर पढ़ाई के बाद अलग हो गए। पिछले कुछ महीनों से साहिल और मुस्कान टच में थे। मुस्कान, तुम आज भी उतनी खूबसूरत हो जितनी स्कूल में थी। अरे बस करो साहिल, इतने साल बाद मिले हो और अभी वही बातें। चैटिंग से शुरू हुआ ये सिलसिला जल्द ही मुलाकात और फिर शारीरिक संबंधों तक पहुंच गया। सौरभ की गैर मौजूदगी में साहिल का मुस्कान के घर आना जाना शुरू हो गया। मकान मालिक को ये बात खटकने लगी और उसने सौरभ को इशारा भी किया, लेकिन मुस्कान ने सौरभ को समझाकर शांत कर दिया। ये मकान मालिक अंकल क्या कह रहे हैं? उन्होंने किसी को घर पर आते हुए देखा है? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन सामान मंगवाती हूँ ना, तो कभी कभी लेट नाइट भी आता है। अब कोई आ जा रहा है तो पड़ोसी तो फालतू की ताक झाक करते रहते हैं। और साहिल को तुम जानते हो, वो मेरा बचपन का दोस्त है। तुम आओगे तो तुमसे भी मिलवाऊंगी। पड़ोसियों की तो आदत ही होती है आग लगाने की। हमसे जलते हैं ना पड़ोसी की, तुम इतना कमा रहे हो, विदेश में हो, हम इतने अच्छे से रह रहे हैं। बस तुम इन सब चीजों पर ध्यान मत दिया करो, तुम बस काम पर ध्यान दो। ओके? हाँ ओके। मुस्कान और साहिल को सौरभ अब कांटा लगने लगा। दोनों ने फैसला किया कि सौरभ को रास्ते से हटा दिया जाए। सौरभ के भारत लौटने पर मुस्कान और साहिल ने मिलकर उसे मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया। एक रात मुस्कान ने सौरभ को खाने में नशीली चीज मिलाकर बेहोश कर दिया। साहिल उस समय घर में ही छिपा हुआ था। साहिल ने उस तरह से सौरभ का गला रेत दिया और फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। मुस्कान, अब हमारे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल गया। हमें लाश को ठिकाने लगाना होगा। अब हम इसका क्या करेंगे, इसे कहाँ छुपाएंगे? चिंता मत करो, मेरे पास सारे इंतजाम है। मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या करने के बाद उसके शव के 15 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उन्होंने एक नीले रंग का ड्रम खरीदा। मुस्कान, हमें इस लाश के टुकड़े करने होंगे और सीमेंट में मिलाकर ड्रम में भरना होगा। चलो जल्दी से काम कर लेते हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है साहिल, कहीं कोई आ न जाए, किसी को कोई सच्चाई पता न चल जाए। कोई नहीं जानेगा सच्चाई, हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। चलो अब ये सब छोड़ो और इसे ठिकाने लगाने पर ध्यान दो। साहिल और मुस्कान ने सौरभ की लाश के टुकड़े ड्रम में फेंक दिए और ऊपर से उन टुकड़ों पर सीमेंट भर दिया। ड्रम बहुत भारी हो गया, अब इसे सामने वाले कमरे में छुपा दो ताकि किसी को शक ना हो। साहिल, इन सब कामों की वजह से मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। सुनो ना, हम कहीं चलते हैं, यहाँ रुका नहीं जाएगा। ठीक है, हम लोग पहाड़ों पर चलते हैं, हिमाचल चलते हैं। जल्दी से कपड़े रख लो। और फिर सौरभ को मारने के बाद दरिंदे साहिल और मुस्कान हिमाचल घूमने चले गए। हिमाचल में उन दोनों ने जमकर एंजॉय किया। दोनों ने प्लान बनाया कि हिमाचल से लौटने के बाद ड्रम को कहीं फेंक आएंगे। मुस्कान और साहिल छुट्टियां मनाकर घर लौटे और ड्रम को ठिकाने लगाने में जुट गए। अरे यार, ये तो बहुत भारी हो गया, अब तो हिल भी नहीं रहा। लगता है हम इसे नहीं उठा पाएंगे। हमें कुछ मजदूरों को बुलाना होगा। थोड़े बहुत पैसे खिला देंगे तो मजदूर ड्रम को फेंक आएंगे। बोल देंगे इसमें भारी कबाड़ भरा हुआ है। ठीक है, जो करना है जल्दी करो और इस मुसीबत से छुटकारा पाओ। साहिल कुछ मजदूरों को बुलाता है, लेकिन मजदूर भी काफी कोशिश करने के बाद ड्रम को नहीं उठा पाए। शायद सौरभ की आत्मा यही चाहती थी कि उसे इंसाफ मिले। ये बदबू कैसी? हमसे तो नहीं उठ रहा है ये ड्रम, क्या है इसमें? कोई नहीं, रहने दो, तुम लोग जाओ। पुराना सड़ा गला सामान है जो गीला हो गया, इस वजह से बदबू आ रही है। हम फेंकवा लेंगे, तुम लोग जाओ। मजदूरों को थोड़ा शक तो हुआ, पर वो चुपचाप चले गए। मुस्कान और साहिल ड्रम को ठिकाने नहीं लगा पाए। आखिरकार मुस्कान मायके चली गई और साहिल अपने कमरे पर चला गया। मुस्कान ने अपने माँ बाप को सारी सच्चाई बता दी। उसे लगा कि उसके माता पिता उसका साथ देंगे, पर उन्होंने उसका साथ नहीं दिया।
माँ बाप ने पुलिस को फोन मिला दिया। इसके बाद सारा सच सामने आ गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और वो ड्रम भी पुलिस के हाथ आ गया जिसमें सौरभ की लाश के टुकड़े करके छुपाया गया था। दोनों मेरठ जेल में बंद हैं, जहां उनको नशा मुक्ति केंद्र में रखा गया है। कहा जा रहा है कि दोनों को नशा करने की आदत है। डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है और दवाओं के जरिए नशा छुड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सौरभ हत्याकांड में उसकी पत्नी मुस्कान और उसके आशिक साहिल को तो कड़ी से कड़ी सजा हो ही जाएगी, क्योंकि सच की हमेशा जीत होती है और दोषी को दंड अवश्य मिलता है। पर सवाल ये उठता है कि उस छोटी सी प्यारी बच्ची पीहू का, जिसकी सारी दुनिया ही उसके मम्मी पापा थे, पीहू की मासूम आंखें आज भी अपने पिता सौरभ को ढूंढती हैं, लेकिन उसे क्या पता कि उसके पिता अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। अब पीहू अपने नाना नानी के साथ है, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा गूंजता रहेगा, मम्मा और पापा को क्या हो गया? इस मासूम सी बच्ची ने जो खोया, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी। ये लीजिए माँ जी, मुंह मीठा कीजिए। आज मेरा सपना पूरा हो गया। आज मैं एसडीएम बन गई। मेरे बचपन का सपना पूरा हो गया। ये लीजिए आशीष जी, आप भी मुंह मीठा कीजिए। मम्मी, आप एसडीएम बन गए? वाओ! हाँ गर्वित बेटा, मैं एसडीएम बन गई हूँ। निशा, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। वो तो है, मैंने खूब मेहनत की थी ताकि मैं इस पोस्ट को हासिल कर सकूं। निशा बहू, आशीष ने भी तो तुम्हें एसडीएम बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। वो भी दिन रात तुम्हारे साथ लगा रहा। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। निशा तो मेरी पत्नी है। मैं इसके लिए ये सब नहीं करता तो फिर किसके लिए करता? निशा और मैंने 7 फेरे लेकर इस रिश्ते को निभाने का वादा लिया था। आज निशा को उसका मुकाम मिल गया। बस मेरे लिए यही खुशी की बात है। मुझे कल सुबह ही अपनी नौकरी पर निकलना है और आप पीछे से गर्वित का ध्यान रखेंगे ना? गर्वित का स्कूल, उसकी ट्यूशन, सब कुछ है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूं, माँ है, हम सब संभाल लेंगे। और अब तो वैसे भी हमारा गर्वित बेटा बड़ा हो गया है, वो बहुत समझदार है। आप जाओ मम्मी, मैं पापा और दादी के साथ रुक जाऊंगा। और आप टेंशन मत लो, मैं पापा और दादी का ख्याल अच्छे से रखूंगा। अच्छा बच्चू, अब तुम हमारा ख्याल रखोगे, ये भी बढ़िया है। अब तुम बड़े हो गए हो। आज से 7 साल पहले आशीष और निशा की शादी हुई थी। आशीष एक सफाई कर्मचारी की नौकरी करता है। निशा के पिता सब्जी का ठेला लगाते हैं, उसी पर उनका पूरा परिवार निर्भर है। जिस वक्त निशा की आशीष के साथ शादी हुई थी, उस वक्त निशा ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। शादी के बाद निशा ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। निशा पढ़ने में बहुत होशियार थी। शादी के बाद निशा ने अपनी एसडीएम बनने की इच्छा जब आशीष के सामने रखी तो आशीष ने भी अपनी पत्नी का पूरा सहयोग दिया। बेटे गर्वित के होने के 6 महीने बाद ही निशा ने एसडीएम की पढ़ाई शुरू कर दी और उसके अच्छे अंक आए, जिसके चलते उसने डिग्री ले ली और उसकी एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी लग गई। निशा अपनी नौकरी के लिए लखनऊ आ जाती है। लखनऊ आकर निशा अपनी नौकरी में व्यस्त हो गई। उधर आशीष भी अपनी नौकरी के साथ साथ घर और बच्चे की जिम्मेदारी संभाल रहा था। शुरू में निशा फ्री होते ही फोन पर बात करती थी, पर कुछ दिनों से निशा आशीष का फोन नहीं उठा रही थी। बस उसे मैसेज कर दिया था कि वो काम में बिजी है, इसलिए आशीष ने सोचा कि एक बार खुद ही जाकर निशा से मिलाएगा। इसलिए वो निशा को सरप्राइज देने के लिए लखनऊ पहुंच गया। पर वहां पहुंचकर आशीष ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो दंग रह गया। क्यों दंग रह गई ना? मैंने सोचा अचानक पहुंचकर तुम्हें चौंका दूं। मुझे पता था आज तुम्हारी छुट्टी होती है और तुम मुझे घर पर ही मिलोगी। वो आशीष, तुम और अचानक। आशीष एक सेकंड रुको। ये कौन है निशा? और तुम्हारे साथ इस तरह ये यहाँ क्या कर रहा है? आशीष निशा के साथ एक अनजान व्यक्ति को कमरे में देख लेता है और गुस्से में भर जाता है। तुम नौकरी की आड़ में मेरे पीठ पीछे ये गुल खिला रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकती हो? तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। धोखेबाज कहीं की। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। अरे हाँ, तुम तो शायद निशा के साथ ही नौकरी करते हो ना? हाँ, एक बार परीक्षा के दिनों में मेरी मुलाकात तुमसे हो चुकी है। क्या नाम बताया था तुमने अपना? सूरज। हाँ, याद आया, सूरज। बिल्कुल ठीक पहचाना। निशा, तुम्हारे पति की तो याददाश्त बड़ी तेज है। ओए सुन, तू एक मामूली सफाई कर्मचारी है और सूरज मेरी तरह पढ़ा लिखा एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी करने वाला इंसान है। अरे तेरी पत्नी बनकर रहना मेरी मजबूरी थी। मैं तो सिर्फ तेरा फायदा उठा रही थी कि तू मेरे ऊपर पैसा खर्च करे और मुझे एसडीएम की डिग्री मिल जाए। अब मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, चला जाए यहाँ से। और मेरा तेरे से कोई नाता नहीं है, वरना ज्यादा चूचा पड़ गई तो तू जानता नहीं है कि हम तेरे साथ क्या कर सकते हैं। तुम इतना बदल जाओगी निशा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था।
तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी और अपने बच्चे को कैसे भूल सकती हो? गर्वित तुमसे मिलने के लिए जिद कर रहा है। मैंने उसे कहा था कि कुछ दिनों के लिए तुम घर आकर रहोगी, इसलिए वो घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरा तुमसे और उस बच्चे से कोई मतलब नहीं है। मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए, बस अभी कभी यहाँ से निकल जाओ। सुन लिया ना तूने? निशा ने क्या बोला? चल जा यहाँ से, चल निकल। बड़ा आया निशा का पति बनने। अरे उसके लायक ही नहीं है तू। आशीष की आंखों में आंसू थे। जिस निशा को उसने लखनऊ नौकरी करने के लिए भेजा था वो इतनी बदल जाएगी उसने कभी नहीं सोचा था। आशीष ने अपनी सारी आपबीती घर में बताई। आशीष को दुख इस बात का था कि निशा ने उसके साथ जो विश्वासघात किया उससे उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने की इतनी बड़ी सजा आशीष को मिलेगी ये उसने कभी नहीं सोचा था। निशा ने अपने पति की अच्छाई को नहीं समझा और एक अनजान रिश्ते को अपना बना लिया। निशा ने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते का अपमान किया था, इसलिए अब आशीष पूरी तरह से जानता था कि अब इस रिश्ते का कोई महत्व नहीं है।